हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी कर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण के बारे में समझ लिया, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की है, लगभग हमें 5 से 6 प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ना है, जिसमें से आज हम सिर्फ 3 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितनी? दो ही के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसे संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, और योगात्मक अभिक्रिया भी आप इसको बोल सकते हैं। संयोजन, संकलन या योगात्मक, 3 अभिक्रियाओं के नाम से इसको हम कह सकते हैं। ठीक, इस अभिक्रिया को 3 नामों से हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। वियोजन, अपघटन या विघटन। मुख्यतः इसका नाम अपघटन अभिक्रिया ही याद रखिएगा, लेकिन वियोजन भी कह सकते हैं, विघटन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नाम सभी याद रखने, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संयोजन, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया एक प्रकार हो गया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। ठीक, तो इन दो के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जा सकता है। संयोजन अभिक्रिया अगर लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिख देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और संकलन अभिक्रिया लिख रहे हैं जिसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, संकलन और योगात्मक एक ही चीज है। ठीक, संकलन और योगात्मक सब एक ही है, जिसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन आप इंग्लिश लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, नोट्स लास्ट में यहाँ स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। पहले यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। तो संयोजन या योगात्मक या संकलन, जिसके नाम में ही छुपा हुआ अर्थ, इसका अर्थ है संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना, संकलन मतलब भी जुड़ना, योगात्मक मतलब भी जुड़ना। तो जब एक से अधिक अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया कोई हो जिसमें अभिकारक एक से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह के हो, अब वे आपस में जब अभिक्रिया करें, आपस में जब संयुक्त हो, आपस में जब मिले, आपस में जब पुनर्व्यवस्थित हो, आपस में जब जुड़े, तो एक नया पदार्थ बने, और वो पदार्थ जो बने वो एकलौता पदार्थ हो, एक ही पदार्थ बने, जिसको हम कहते हैं एकल उत्पाद। तो अभिक्रिया को हम नाम देंगे संयोजन या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक आपस में संयुक्त होकर के, आपस में मिल करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि कुछ अभिक्रियाएं दी जाती हैं और पूछता है कि बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो संयोजन की परिभाषा के अनुसार आप देखिएगा कि अगर उत्पादों के उत्पाद करें, अभिकारकों की संख्या, अब यानी लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उनकी संख्या एक से अधिक हो, और दाईं तरफ जो हमारा राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, उसकी संख्या सिर्फ एक हो, सिर्फ एक, तब ऐसी अभिक्रिया को बेझिझक आप क्या लिखेंगे? संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैग्नीशियम धातु को अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं, क्या कराते हैं? ऑक्सीजन से कराते हैं, तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बात को याद रखिएगा कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम का कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। कार्बन का कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, किसी का भी अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो वह ऑक्साइड बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, ऑक्साइड बनने लगता है। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कौन से बनाएंगे, कौन से नहीं बनाएंगे, मतलब किस धातु की क्रिया ऑक्सीजन से करने पर ऑक्साइड बनता है, किसका नहीं बनता है, क्या होता है, ये आगे हम लोग तीसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, उसके लिए अभी दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना है, चैप्टर जो है उसके हिसाब से चलेंगे। अभी हम अभिक्रियाओं के प्रकार समझने जा रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन नहीं होगी, आगे धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। जब चारों चैप्टर आप एक बार पढ़ लेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। अभी दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना है, जितनी बातें बताई जाए उतनी बस दिमाग में फिट करते जाइए। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर सोडियम की क्रिया कराए तो सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया में क्या दिख रहा है? अभिकारक
दो है, रिएक्टेंट दो है और उत्पाद सिर्फ एक ही है, एक ही प्रोडक्ट बनना है, एक ही उत्पाद बनना है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है और रिएक्शन लिखेंगे Mg+O2 गिव्स आउट MgO। अब याद करिए पिछले क्लास में क्या बताया गया? समीकरण को जब भी लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखते हैं, इसके लिए इसका संतुलन करना जरूरी है। और संतुलन करने के लिए, संतुलित करने के लिए आपको बताया गया है पहले धातु और धातु को कर ले, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और लास्ट में हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है धातु कोई है नहीं, धातु भी बच रहा है Mg को संतुलित करने जा रहे हैं, तो Mg बराबर दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब बचते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, बचेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, बराबर करना है, यहाँ दो लगा दें, दो से गुणा कर दें, दो ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे O2 मतलब दो ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ पे देखें तो दो ऑक्सीजन परमाणु। एक मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक था और दो में कितना हो जाएगा? दो। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO ही क्यों लिखा, MgO2 या Mg2O क्यों नहीं लिखा? इसके लिए बताया गया आपको पहले वीडियो में। मैग्नीशियम Mg++ आयन होता है, मैग्नीशियम आयन पे क्या होता है? Mg++ होता है, और ऑक्साइड पे कितना होता है? 2- होता है। तो एक 2+, 2- मिलाना है, तो इसका मतलब एक Mg और एक O, तो MgO हो गया। ठीक है, इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखा गया। संतुलित करने के लिए हमने दो लगा दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हमने दो लगाया, मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया, जो पहले बराबर था अब गड़बड़ हो गया। यहाँ पे एक मैग्नीशियम, यहाँ पे दो मैग्नीशियम हो गया। अब फिर से बराबर करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, फिर से बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करेंगे? यहाँ दो मैग्नीशियम, इसको भी दो करना है, तो यहाँ पे आगे दो लगा दिया, हो गया बराबर, सब कुछ संतुलित है। ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया का। ठीक, एक एग्जांपल हो गया योगात्मक अभिक्रिया का। दूसरा समझते हैं, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लें, जिसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का हमने पढ़ रखा है, Ca पर 2+ आयन होता है, ऑक्साइड पर 2- होता है, 2+, 2- मिल जाएंगे सीधे सीधे कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड इसको पानी में मिला जाता, मतलब इसकी पानी से अभिक्रिया कराएंगे, जल से अभिक्रिया कराएंगे, जल का सूत्र होता है H2O। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी में मिलाया गया, पानी से अभिक्रिया कराया गया, तो ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है। आपने देखा होगा चूना खरीद के लाइए, पानी में डालिए तो गर्म हो जाता है, पूरा हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। और बनता क्या है? बनता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराने पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना आना चाहिए। कैल्शियम पर डबल+ चार्ज है, हाइड्रोक्साइड का होता OH-, सब कुछ बताया गया है, नोट्स में दिया गया, उसको याद करिए। कैल्शियम पर 2+, हाइड्रोक्साइड में 1- होता है, 2+ के साथ 2- करना होगा। तो 2- कैसे होगा? जब इसको हम डबल कर देंगे, इसलिए डबल करके 2 लगा दिया, इसको डबल करना पड़ा। क्यों? प्लस को बराबर करने के लिए, 2+ है तो 2- होना चाहिए। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको पानी में मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। अभिक्रिया, हाँ एक चीज और, अभिक्रियाओं में जब आप देखेंगे तो कहीं कहीं ऐसे ब्रैकेट में छोटा सा लिखा रहता है SL एक्वस, ऐसे कुछ लिखा होगा। यस का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस। तो जो पदार्थ, जो अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उनके आगे S लिख दिया जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ठोस है, इसी की अभिक्रिया करना, पानी में डाल देना, तो ठोस लाके डालेंगे S सॉलिड। पानी हमारा लिक्विड है, द्रव रूप में है तो L। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये पानी में घुला हुआ बनेगा, यानी एक्वस विलयन बनेगा इसका, जलीय विलयन जिसको कहते हैं। तो इसके आगे लिखा रहता है एक्वस। ये पानी में घुला हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एक्वस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिलेगा। ठीक है, और प्लस क्या निकलेगा इसमें? उष्मा उत्पन्न होगी, प्लस हीट, प्लस क्या बनेगी? उष्मा। अब किसी के दिमाग में आएगा कि कहा गया था उत्पाद एक होना चाहिए, यहाँ उत्पाद दो दिख रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। तो उष्मा को उत्पाद के तौर पे नहीं गिना जाता है। उत्पाद उसको मानेंगे जो कोई पदार्थ, उष्मा कोई पदार्थ नहीं, उष्मा ऊर्जा एक है। तो जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको हम उत्पाद में नहीं गिनते हैं, और अगर ऊर्जा लगा रहे तो उसको अभिकारक में भी नहीं गिनेंगे। ठीक है, ऊर्जा को छोड़ देना, उष्मा ऊर्जा ये सब चीजें छोड़ करके बात करनी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, उष्मा बनी, तो उष्मा कोई उत्पाद नहीं, यानी एक ही उत्पाद बना, अभिकारक कितने लगे? 2। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। तो ये भी योगात्मक अभिक्रिया का, यानी संकलन अभिक्रिया का या संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक, ऐसे सोडियम का ले लेते हैं कि अगर सोडियम धातु को हम वायु में अगर जलाएं, मतलब उसका हवा से वायु से अभिक्रिया कराएं, तो वायु में है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा, Na+O2, यानी सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, सोडियम ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसको कहते हैं दहन।
जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं दहन, यहाँ भी ये दहन कहलाएगा। एमजी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन कर रहा है, मतलब मैग्नीशियम का दहन हो रहा है। ठीक, तो दहन में क्या बनता है, ऑक्साइड पहले ही बताया गया। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होगा तो फिर से इसका क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। वो ऑक्साइड बनता है Na2O, सोडियम का ये ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं Na पर 1 प्लस होता है, ऑक्साइड में 2 माइनस होता है। अब 2 माइनस के साथ 2 प्लस हो चाहिए, तो 2 प्लस कैसे करेंगे, इसकी संख्या डबल कर देंगे तो Na2 हो गया। तो Na2O सोडियम ऑक्साइड हो गया ये। तो सोडियम वायु से विक्रिया करके, मतलब ऑक्सीजन से विक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड में आता है। समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। ऊपर वाले को भी संतुलित करना पड़ता है, लेकिन वो संतुलित है इसलिए नहीं किया गया। इसको संतुलित करना पड़ेगा क्योंकि ये असंतुलित है। परमाणु की संख्या सोडियम का 1 है, इधर 2 है, तो कैसे करें, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। सोडियम हो गया बराबर, ऑक्सीजन को चेक करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 ही है। अब ऑक्सीजन को भी बराबर करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यहाँ 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन हो जाएगा बराबर। लेकिन ऑक्सीजन तो क्या, लेकिन फिर सोडियम बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2, फिर से बराबर करना पड़ेगा तो इसको 4 कर दें। क्या कर दें, इसको 4 कर दें। इसीलिए इसका नाम हीट एंड ट्रायल मेथड रखा गया था। कभी कभी एक बार में नहीं आता, 2 बार करना पड़ता है, दूसरी बार में आ गया। तो ये तीनों अभिक्रियाएं जो है ये संकलन, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया के ही उदाहरण है। तो तीनों को याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। एक अभिक्रिया कम से कम याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो कम से कम एक उदाहरण वहां पे लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अब पहचानने का तो आसानी है। जब देखिए अभिकारक एक से अधिक और उत्पाद सिर्फ एक हो तो आंख बंद करके योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया जो आप लिख पाए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रिया। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जो हमें पढ़ना है, जिसे सामान्यतः हाई स्कूल के लेवल पे अपघटन अभिक्रिया ही कहा जाता है, लेकिन इन नामों से इसको जान सकते हैं या जाना जाता है। वियोजन, अपघटन और विघटन। ठीक, इन तीनों में से कोई नाम दे तो हमें एक ही बात करनी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, सबके लिए एक ही शब्द का मतलब एक ही अभिक्रिया। वियोजन, अपघटन या विघटन। वियोजन को इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन, अपघटन को बोलते हैं डीकंपोजिशन और विघटन को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो तीनों अभिक्रियाओं की स्पेलिंग जो है अलग अलग है। आपको ज्यादातर याद रखना है अपघटन, इसी नाम से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है, अपघटन अभिक्रिया के नाम से। ठीक है, तो अपघटन, डीकंपोजिशन, वियोजन, डिसोसिएशन या विघटन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक हमारे पास हो, क्या हो, एक अभिकारक हमारे पास हो और वो टूट जाए, टूट करके एक से अधिक उत्पाद दे दे। एक अभिकारक रहेगा और टूट करके एक से अधिक उत्पाद देगा। मतलब कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। उसमें अभिकारक एक से अधिक, उत्पाद एक। इसमें अभिकारक एक रहेगा, उत्पाद एक से ज्यादा रहेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद यानी एकल अभिकारक, एक अभिकारक टूट करके एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं भी कई प्रकार की होंगी, 3 प्रकार के हमें पढ़ना है। उसमें अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। कौन कौन सा, उष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। अब ये अलग अलग नाम क्यों रखा गया, विघटन हो रहा है, टूट रहा है, एक अभिकारक एक से अधिक पदार्थों में टूट रहा है, एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट रहा है। टूटने का कारक क्या है, उसको तोड़ने वाला जिम्मेदार कौन है। अगर वो उष्मा है, हीट उष्मा है तो उष्मीय अपघटन कर देंगे। अगर वो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत धारा प्रभावित करने पे टूट रहा है तो विद्युत अपघटन कर देंगे। और अगर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में टूट रहा है तो उसे हम प्रकाश अपघटन कर देते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप इस तरह से लिख लेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहला देखेंगे उष्मीय अपघटन। जब अपघटन उष्मा के द्वारा हो तो उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। जब उष्मा विद्युत ऊर्जा के द्वारा हो, विद्युत धारा के द्वारा हो तो विद्युत अपघटन कहते हैं। जब विघटन या अपघटन की अभिक्रिया प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में हो तो उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। ठीक, अब एग्जांपल की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर इसका नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर इसको बोलते हैं। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करें, उष्मा दें, हीट दें, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी मतलब बिना बुझा हुआ चूना, जो चूने का पत्थर मिलता है, ला करके पानी में घोल देते हैं। ठीक, तो वही है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। गर्म करके कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हमें क्या देना पड़ा, उष्मा देना पड़ा।
अभिक्रियाओं में देखेंगे तो यहाँ पे एस लिखा होगा, इसके बगल में छोटा सा एस मतलब सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस रूप में मिलता है, इसके आगे भी एस लिखा जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो जी लिखा होगा, या फिर ऐसे तीर बना सकते हैं ऊपर की तरफ, गैसों के आगे ऊपर की तरफ तीर बना देते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक और अभिक्रिया है, लेड नाइट्रेट PbNO3, ये एग्जाम में पूछा भी है कई बार कि लेड नाइट्रेट का सूत्र लिखिए। तो लेड पढ़ा है आपने, लेड मतलब Pb पर 2 प्लस आयन, नाइट्रेट आयन का बताया गया NO3 पर सिंगल माइनस होता है, 2 प्लस के साथ 1 माइनस नहीं संतुष्ट होगा, बराबर करना पड़ेगा, तो इसको 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो PbNO3 है लेड नाइट्रेट। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। क्या क्या बनता है, लेड ऑक्साइड यानी PbO। अभी इसका संकेत शुद्ध देखेंगे कैसे लिखा गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और प्लस ऑक्सीजन, ठीक। ये तीन चीजें बनती हैं। तो एक अभिकारक उत्पाद कितने, 3, तो हो गया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन के लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए भी चाहिए उष्मा, इसलिए भी उष्मीय वियोजन का उदाहरण है, ठीक। इसको संतुलित करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस समीकरण को संतुलित कर रखा है, अगर आपको याद हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर से अगेन हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको किया गया था। तो पहले अधातु और धातु के बारे में देखेंगे। नाइट्रोजन यहाँ देखा 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन देखेंगे 2 है, नाइट्रोजन कितना 2। अगर हम लेड को देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 लेड बराबर है। नाइट्रोजन के पास गए बराबर करने गए तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, तो इसको पहले 2 करके देखा हमने। पहले क्या किया, 2 किया, जैसे ही 2 किया नाइट्रोजन तो बराबर हो गया, फिर हम ऑक्सीजन को अब काउंट करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं 3 दूनी 6 है, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। इधर 6 उधर 7, अब बराबर करना है, इसी को बढ़ाना है, 7 के बराबर करना है। तो हम 6 को 7 के बराबर तो कर नहीं सकते, क्योंकि आगे हमें कोई संख्या लगानी पड़ेगी, तो कम से कम 2 तो लगाएंगे ही। और जैसे ही ये 2 लगाते हैं हम, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 3 दूनी 6 और दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने हैं, 2 4, यहाँ पे 4 2 6 और 1 7 है, तो अब ये तो बढ़ चुका है। लेकिन उससे पहले अगर हम नाइट्रोजन वगैरह को देख लें, जैसे हमने 2 लगाया, नाइट्रोजन भी बदल गया हमारा। अब यहाँ पे देखो लेड भी बदल गया, लेड यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर 1 ही है, तो लेड को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, लेड को बराबर करने के लिए 2 लगा दिया। फिर नाइट्रोजन चेक कर लें कितने कितने गड़बड़ हो रहा है, तो नाइट्रोजन यहाँ लग गया 2, मतलब 2 नाइट्रोजन हो गया, नहीं नीचे 2 है ना, तो 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गया। हमारे पास नाइट्रोजन कितना अभी यहाँ पर 2 है, तो इसको 4 करना पड़ेगा, यहाँ 4 करने के लिए इसको 4 लगा दिया। अब देखेंगे कि सब बराबर हो गया। क्या देखेंगे अब कि सब के सब बराबर हो गए। तो इस तरह से ही टेंटाइल मेथड से इसको संतुलित कर सकते हैं। पिछले वीडियो में इसको संतुलित किया था, एक बार फिर से बता दिया, ठीक। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए तो ज्यादा बेटर टाइम बच जाएगा। कि NO2 4 होते हैं, कितने NO2 पे बैलेंस होता है, 4 पर। पहले 2 पे जाएंगे बैलेंस नहीं होगा, फिर से दोबारा बढ़ाएंगे, 4 पे जाके बैलेंस हो जाएगा। और जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये एक भूरे रंग की गैस होती है, याद रखिएगा, भूरे रंग की गैस। ये क्या है, भूरे रंग की गैस होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर भूरे रंग का गैस के रूप में निकलता है, ठीक है। तो 2 गैसें निकलेंगी दोनों, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग का है और ऑक्सीजन है, ठीक। चलिए अगला हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन दूसरे प्रकार का, ये तो उष्मीय वियोजन का हो गया। अब बात करते हैं विद्युत अपघटन का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और उष्मीय अपघटन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ये था। अब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जिसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, आसान होगा, आप याद रखिए इलेक्ट्रोलिसिस। क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब विद्युत जब अब किसी पदार्थ का अपघटन हो, मतलब एक से अधिक पदार्थों में टूटे, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। तो जब अपघटन की अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे। जैसे क्या होता है कि जब हम अम्लीय जल लेते हैं, अम्लीय जल H2O, मतलब इसमें थोड़ी सी अम्ल की मात्रा होती है, इसलिए इसको अम्लीय जल कहते हैं। इसको जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा, तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के लिए H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखेंगे, क्योंकि गैसेज है, अणु के रूप में लिखी जाती है H2 और O2। संतुलित करने के लिए देखें तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 है। बराबर करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा के इसको भी 4 कर दिया, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है, विद्युत अपघटन है, ठीक। अगला लास्ट है प्रकाश अपघटन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस। तो जब वियोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस बोलते हैं, प्रकाश अपघटन बोलते हैं। जैसे रिएक्शन के लिए याद रखिएगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड
को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में जब इसकी रखेंगे तो ये टूटेगा Ag प्लस Cl2 में, यानी क्लोरीन गैस निकल जाएगी, सिल्वर बचेगा। क्लोरीन गैस निकल के सिल्वर बचेगी। संतुलित करने के लिए 2 Cl है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, Ag 2 गया, यहाँ भी 2 लगा देंगे, संतुलित हो गया। इसी तरह का एक अभिक्रिया AgBr का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का भी होता है, तो वहां भी बनेगा Ag प्लस Br2। क्या बनेगा? Ag प्लस Br2। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के रिएक्शंस के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से नोट बनाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में।